हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और उसके अंदर जो टेट का पेपर है अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस एक महीने के समय के अंदर हम लोग पूरा तत्पर रहकर आपके साथ में तैयारी कराएंगे आपको बहुत बेहतर तरीके से, जिसमें आप लोग 130 प्लस नंबर अपने टेट के पेपर में लेके आओगे। चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो। जूनियर में हम लोग साइंस और एसएसटी की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और आज की ये विशेष क्लास हमारी होने वाली है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की, जिसके अंदर ये जो 30 क्वेश्चन है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले प्रश्न। ओके, पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, या फिर चावल को बार बार धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो क्या इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा एस्कॉर्बिक एसिड, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड होगा थायरोक्सिन, या ऑप्शन नंबर सी होगा कैल्सीफेरोल, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा थायमीन। देखो, थायमीन एक रासायनिक नाम है B1 का, और B1 जो है वो नष्ट हो जाता है हमारा चावल को पॉलिश करने पर या चावल को बार बार धोने पर। तो आंसर हो जाएगा इसका सही, वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जड़ से, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है फूल से, क्या ऑप्शन नंबर सी है तने से, या फिर फल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी इज द राइट है, क्योंकि फूल से प्राप्त होते हैं हमारे लौंग और केसर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। देखो, इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें 3 जो है वो राज्य प्रतीक में आते हैं उत्तराखंड के, लेकिन एक नहीं आता है। तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये वाला जो बाघ है, कहने का तात्पर्य है कि बाघ उत्तराखंड के किसी भी राज्य प्रतीक में नहीं आता है। जो हमारा मोनाल होता है वो राज्य पक्षी है उत्तराखंड का, और ये जो बुरांश है वो राज्य वृक्ष है उत्तराखंड का, और कस्तूरी मृग जो है वो राज्य पशु है उत्तराखंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ जो है वो राज्य प्रतीक में नहीं आता है। नंबर नेक्स्ट बात हम लोग करें क्वेश्चन की, तो वो है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए ना वो 3 आर की हमें आवश्यकता होती है, या 3 आर का प्रयोग बार बार यूज़ में आता है पर्यावरण के अंदर। तो वो कौन से 3 आर है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्या सेकंड है, क्या थर्ड है, या क्या फोर्थ है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। क्यों? क्योंकि सी के अंदर ना कम उपयोग, रिड्यूस जिसे कहते हैं हम लोग, रिड्यूस कम उपयोग करना वस्तुओं का। अगर हम लोग कम उपयोग करेंगे जो हानिकारक वस्तुएं होती हैं, तो वो हमें आगे चलकर दिक्कत दे जाएगी, पर्यावरण को प्रदूषित या पर्यावरण को खराब कर देगी। उसके बाद क्या है कि पुनः चक्रण करना, रिसाइकिल करना उनको, है ना। जब रिसाइकिल करेंगे तो उन चीज़ों का अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो उनको दोबारा से रिसाइकिल कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसके बाद है कि पुनः उपयोग करना, जब हम लोग रिसाइकिल करेंगे तो दोबारा बनकर जो आएगा तो उसे पुनः उपयोग करेंगे ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम उपयोग, रिड्यूस, पुनः चक्रण, रिसाइकिल एंड पुनः उपयोग, रीयूज। तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि पृथ्वी का उष्मायन, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाना, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि समुद्र में ज्वार भाटा आना, ऑप्शन नंबर सी है घने जंगलों में वायुमंडल में गैसों का उत्सर्जन होना, क्या ऑप्शन नंबर डी है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर ग्रीन हाउस गैस जो हमारे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, जब इनकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हमारा जो पृथ्वी का उष्मायन हो जाता है, या फिर कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का जो स्तर, एक ताप का स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि क्वाशियोरकर, बहुत अच्छी ये रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, एक कुपोषण का शिकार हो जाता है इंसान। तो जब कुपोषण का शिकार होगा, क्वाशियोरकर रोग हो जाएगा। क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण होता है, क्या विटामिन की कमी के कारण होता है, क्या फिर वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, क्या वो फिर आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे मांसपेशियों को मजबूत करता है, हमारे सेल को डेवलप करता है, जिससे हमारे शरीर
शरीर का निर्माण होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट किसे कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। और जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो मसल्स डाउन हो जाएगी, हड्डियाँ चमकनी शुरू हो जाएगी, कुपोषण का शिकार हो जाता है बच्चा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि क्वाशियोरकर नामक रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि वन्य प्राणी सप्ताह, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि वाइल्ड लाइफ वीक, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो क्या वो नवंबर के प्रथम सप्ताह में, क्या वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में, क्या वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, क्या वो जुलाई के प्रथम सप्ताह मतलब फर्स्ट वीक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, क्योंकि अक्टूबर का पहला सप्ताह में ही हमेशा 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो जुलाई और फरवरी में मनाया जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वो है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में मतलब पहले के टाइम में हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है उत्तराखंड वासियों के लिए, या फिर हमारे जो भी उत्तराखंड का टेट देंगे उन सब के लिए। तो क्या वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कहा जाता है, क्या वो राजाजी नेशनल पार्क को कहा जाता था, क्या वो दुधवा नेशनल पार्क को कहा जाता था, क्या वो उपरोक्त में से किसी को नहीं कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हो गई थी। मतलब वो सुचारू रूप से बन चुका था 1936 में, और ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क आज उसी का नाम है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा हमारा, तो वो है कि मिनी माता रोग, जो मिनी माता के नाम से भी जाना जाता है, मिनी माता जो रोग है वो प्रदूषित जनित रोग है, मतलब प्रदूषण से फैलता है। तो जो परिणाम है मतलब इसका परिणाम क्या होगा, मतलब किसके कारण ये फैल रहा है। तो समुद्र में बिखरे तेल की वजह से, क्या ऑप्शन नंबर बी है कि वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने के कारण, क्या ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पानी के मतलब पानी के अंदर छोड़ने पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी के अंदर बहुत ही अच्छी खासी बात बोली गई है कि जो औद्योगिक पारा होता है, जो भी इंडस्ट्रियल जो केमिकल होता है, उस केमिकल के अंदर जो पारा होता है, और वो जब वो पानी जो होता है ना, वो गर्म पानी या पारे युक्त पानी जो है वो किसी समुद्र में जाएगा, किसी भी झील के अंदर जाएगा, तो उस झील या समुद्र के अंदर उपस्थित जो जीव जंतु होंगे तो उन्हें मिनी माता रोग हो जाएगा, और वैसे लोगों को भी मिनी माता रोग हो ही जाता है। और सबसे पहली बार जो मिनी माता रोग हुआ था वो जापान की खाड़ी मिनी माता में हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर वन्य जीवों वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा हेतु संस्था बनाई गई है। मतलब वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक पूरा का पूरा एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, तो उसका नाम है, क्या IUCN है, क्या ये IUPAC है, या फिर यूनिसेफ है, या फिर वो WHO है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। तो इसकी स्थापना जो हम लोग कहते हैं 1948 में हुई थी। और हाँ, एक बात और है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि ग्लैंड मतलब स्विट्ज़रलैंड का एक देश है ग्लैंड, जहाँ पर IUCN का हेडक्वार्टर है। तो IUCN जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सुरक्षा के लिए बनाई गई संस्था है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन जो है, एसिडिक रेन से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संचारित या शरण होना क्या कहलाता है। मतलब जो उनका शरण हो रहा है, जो वो खराब हो रही है, कालापन आ रहा है, किसी के पीलापन आ रहा है किसी भी इमारत के अंदर अम्लीय वर्षा के कारण, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ड्राई डिपोजिशन, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है स्टोन लेप्रोसी, या ऑप्शन नंबर सी है एरोसोल, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि स्टोन लेप्रोसी, स्टोन कैंसर जिसे कहते हैं, वो स्टोन कैंसर ही होता है जब हमारे पत्थर को हरास होती है, नुकसान होता है, जब कालापन आता है, पीलापन उनके ऊपर आ जाता है।
किसी अम्लीय वर्षा के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टोन लेप्रोसी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बहुत बढ़िया है ना। 11 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा दिवस ऐसा है जो 11 जुलाई को मनाया जाता है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है विश्व जनसंख्या दिवस? क्या ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? क्या ऑप्शन नंबर डी है विश्व जल दिवस? तो आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, विश्व जनसंख्या दिवस, ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सन 1992 में ना 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? फर्स्ट जो अर्थ समिट हुई थी वो कौन से शहर में हुई थी, ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या वो कोपरहेगन्स में हुई थी या कोपरहेगन्स में हुई थी? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी? क्या ऑप्शन नंबर सी है वॉशिंगटन में हुई थी? क्या ऑप्शन नंबर डी है स्टॉकहोम में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, ब्राज़ील का शहर था रियो, या है रियो डी जेनेरियो, जहां पर 1992 में क्या हुआ था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखो पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात की जाती है तो जो भी विकसित देश है, विकसित देश जो भी एक उत्सर्जित कर रहे हैं गैसेस जिनसे नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को ह्रास हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन थे? देखो ध्यान रखेंगे, एक पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, पेड़ों का संरक्षण करने के लिए, या जो उस पुस्तक के अंदर जो वर्णन किया गया है पर्यावरण को एक बचाने के लिए, तो वो पुस्तक जो संरक्षण एवं विनाश पुस्तक है, इसके लेखक पूछे गए हैं। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सरला बहन? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है वंदना शिवा? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है सुषमा रानी? क्या ऑप्शन नंबर डी है रस्किन बॉन्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, जो सरला बहन है वो इसकी राइटर है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक की। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। ओके, तो वो है ओजोन परत। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? बहुत बेसिक सा प्रश्न है। देखो हमारा जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये जो वायुमंडल की परतें हैं ना, इस वायुमंडल की परतों में जो सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर में ना ओजोन लेयर पाई जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत होती है। और ये जो ओजोन परत है वो पृथ्वी को संरक्षित करने का काम कर रही है, क्योंकि पृथ्वी पर आने वाली जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती है, और हानिकारक किरणें कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहते हैं, तो पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और लगभग 1% जो है वो पृथ्वी पर आने देती है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो अगर बात की जाती है विटामिन डी जो होता है वो हमारी पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हमें मिलता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में पराबैंगनी किरणें धरती पर आएंगी तो त्वचा कैंसर तो होगा ही, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर ओजोन परत किन को रोक रही है भाई? यहाँ रोकती है पराबैंगनी किरणों को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? देखो पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी किस राज्य में भारत के? बहुत ही बेसिक सा बढ़िया प्रश्न है हमारा। तो क्या वो केरल में हुई थी? क्या वो फिर राजस्थान में हुई थी? क्या उत्तर प्रदेश में हुई थी? क्या महाराष्ट्र में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी। ओके, ये एक प्रकार से पानी का संरक्षण करने के लिए है ना, और जिस स्थान पर पानी की कमी है वहाँ पर पानी की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए इत्यादि, ये सारे काम जो है वो पानी पंचायत के माध्यम से हुआ। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। तो वो है कि भोपाल गैस त्रासदी। ओके, देखो इंडिया के अंदर ना एक सबसे बड़ी जो गैस त्रासदी हुई थी हमारे इतिहास में, तो वो थी भोपाल गैस त्रासदी। देखो इस तरीके से एक चेरनोबिल हुई थी, आपने कभी सुना होगा चेरनोबिल, जो आज यूक्रेन है, रसिया का पार्ट था कभी पहले। तो रूस, जिस समय वो रूस का हिस्सा था 1986 की बात है, 1986 में, तो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी, ये करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वो यूक्रेन के अंदर हुई थी, लेकिन हमारे भारत के अंदर 1984 में, 1984 में, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये घटना हो गई थी भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर के महीने में। तो क्या उसके अंदर कौन सी गैस थी, ये करके क्वेश्चन है कि अमोनिया मतलब यहाँ निकली थी, बाहर हो गई थी। क्या वो फिर मीथेन थी? क्या वो मिथाइल साइनेट थी? क्या वो फिर मिथाइल आइसोसाइनेट थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो गैस
बाहर निकली थी, रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो इसे कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी। और हाँ, एक बात और है, देखो ये जो हमारी एक कंपनी थी वो बाहर की कंपनी थी, ये तो सभी को पता है, और वो व्यक्ति यहाँ से बाहर चले भी गए थे। यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम था जिस कंपनी से ये गैस त्रासदी हुई थी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है निम्न में से प्रक्रियाओं में से, या कौन सी इनमें से प्रक्रियाओं में से कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? पौधों को जंतुओं से अलग करता है, प्लांट को एनिमल से अलग करता है। तो क्या वो श्वसन प्रजनन है? देखो दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम जो होती हैं वो भी प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। ऑप्शन नंबर सी है कि क्लोरोफिल और रसधानी। देखो ध्यान रखेंगे कि क्लोरोफिल हमारी जो क्लोरोफिल कहलाती है, रसधानी को हम लोग कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, देखो क्लोरोफिल और रसधानी जो है वो प्लांट सेल में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये हमारा एक डिफरेंट है, क्योंकि ये स्पेशल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है कि केंद्रक और कोशिका कला, ये तो सब में ही होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, जो बिल्कुल डिफरेंट करती है दोनों को। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय एवं वन मंत्रालय ने भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इनमें से वो कौन सा पुरस्कार है जो दिया जाता था, जो मतलब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पर्यावरण मित्र है, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है पर्यावरण श्री है, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है सी है तरु मित्र, या ऑप्शन नंबर डी है वृक्ष मित्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। वृक्ष मित्र जो है वो पुरस्कार दिया जाता है, जो वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न को। ओके ओके ओके, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग निम्नलिखित को सुमिलित कीजिएगा। देखो इधर रोग दिए गए हैं, इधर घरेलू उपचार दिए गए हैं। हम लोग प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके पास में घरेलू उपचार भी होते हैं, तब वो अपने अनुभव को एक प्रदर्शित करते हैं क्लास के अंदर भी। तो यहाँ पर जैसे कि रोग दिए गए हैं और घरेलू उपचार दिए गए हैं, तो कटे घाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हल्दी का चूर्ण लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद सामान्य जब ज्वर होता है हमें, तो मेथी के बीज की चाय हम लोग पी लेते हैं, मेथी डालकर चाय को बना लेते हैं, तो बहुत सही आराम मिलता है, हमारा बॉडी के टेम्परेचर को नियमित करती है मेथी के बीज। उसके बाद है कि आँख की सूजन जो होती है वो ताज़े जो धनिए के बीज होते हैं, ताज़े धनिए के बीज जो हो जाते हैं उसका लेप लगा लिया जाता है जब आँखों की सूजन हो जाती है। उसके बाद जो है दांत में दर्द होता है तो हींग का चूर्ण लगा लिया जाता है। किसका? हींग का चूर्ण लगा दिया जाता है दांत में जब दर्द होता है। तो ये इसका सही मिलान है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। कभी भी प्रश्न आया आपके पेपर में तो आप लोग उसको आंसर दे सकते हो। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। तो वो है कि यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है जी, एक मेंढक जो है वो एक टिड्डे को खाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होगा? देखो अब मैं बात करूँ आपसे कि टिड्डा जो है वो शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता है, और टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने खाया। तो मेंढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता से एनर्जी द्वितीयक उपभोक्ता में आ गई। जब द्वितीयक उपभोक्ता में तो आएगी, तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्यों? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि भूमिगत जल, बहुत अच्छा प्रश्न कि जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल के स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित होगा? देखो ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी भूमि का स्तर बहुत, मतलब पानी का स्तर भूमि में नीचे नीचे जा रहा है। पहले कहते थे कि भाई 40 फीट पर या 20 फीट पर पानी आ गया, अब बहुत मुश्किल से 60 फीट से 80 फीट पर पानी आता है। तो भूमि का स्तर जो धीरे धीरे नीचे, मतलब पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उस पानी के स्तर को पुनः दोबारा से एक भूमि तल पर लेकर आने के लिए एक सर्वथा उचित जो एक हमारा मार्ग होगा वो कौन सा होगा? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाना, क्या ऑप्शन नंबर सी है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण करना, क्या ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना? तो सही आंसर हो जाएगा, बेसिक सी बात है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, क्योंकि पाताल तोड़ कुआ जो है ना,
जिसे हम लोग जिनसे गहराई में सीढ़ीदार कुआं भी, पाताल तोड़ कुआं भी बनाते हैं, क्योंकि जब कुएं बनाएंगे ना तो गड्ढे हमने बनाए तो जो पानी का एक नीचे वाला स्तर था वो धीरे धीरे उन जो केशी नली होती है या केश नली होती है, उन केश नली के माध्यम से धीरे धीरे वो पानी जो है ऊपर की ओर आएगा और उन गड्ढों में आके या फिर उन कुएं में आके भर जाएगा। तो वो जो पानी नीचे था उसका धीरे धीरे स्तर जो है वो ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण है? तो बेसिक सी बात है, सबको पता ही होगा। क्या रेगिस्तान होगा? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है समुद्र होगा? क्या ऑप्शन नंबर सी है वन? या ऑप्शन नंबर डी है कृषि भूमि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। क्यों? क्योंकि समुद्र महासागर इस पूरी पृथ्वी पर ना सबसे ज़्यादा एक क्षेत्र में, एरिया में जो फैला हुआ एरिया क्षेत्र है हमारा, वो तो समुद्र का है ना, 71% पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये इसमें समुद्र है और समुद्र के अंदर वनस्पति भी है, समुद्र के अंदर हमारे पर्वत पहाड़ भी अंदर मिलेंगे नीचे। तो ये समुद्र जो है इसमें जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा निवास कर रहे हैं अंदर अंदर। तो जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर अभिक्रिया करके रहते हैं, वही तो एक इकोसिस्टम कहलाता है। और यहाँ पर समुद्र के अंदर तो जीव जंतु भी है और हमारे पेड़ पौधे भी है, इसलिए हमारा समुद्र इज द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत अच्छा प्रश्न कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है? देखो, ऊर्जा का अप्रदूषकीय पूछा गया कि ऊर्जा का वह स्रोत जिससे प्रदूषण नहीं होता है, नॉन पॉल्यूटेंट होता है, कौन सा इनमें से ऐसा है जो अप्रदूषकीय है? तो क्या वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है पेट्रोल? क्या ऑप्शन नंबर हमारा सी है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बीसी में हो रखा है, तो क्या ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा? क्या ऑप्शन नंबर डी है डीजल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। जो सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा जो है हमारी, जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? क्या वो उत्तर भारत का है? क्या आंध्र प्रदेश का है? क्या वो केरल का है? क्या वो तमिलनाडु का है? तो देखो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था उत्तराखंड, सभी को पता है 9 नवंबर सन 2000 को। तो उत्तराखंड में भी कथक किया जाता था और उत्तर प्रदेश में भी कथक किया जाता था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लगने वाली जो सीमा है हमारी, जैसे कि मध्य प्रदेश भी है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है, और जैसे कि ये हरियाणा वगैरह है, इन सब के अंदर ना मुख्य रूप से कथक किया जाता है। ये हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे कि उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर भारत में कथक जो है मुख्य रूप से किया जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? देखो, हमारे भारत में जलवायु के आधार पर जो फसलें होती है वो 3 प्रकार से होती है। तो वो जो 3 प्रकार है, एक तो रबी की फसल है जो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च में और अप्रैल में काट ली जाती है, इसे रबी की फसल कहते हैं। इसके अलावा जो खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके अलावा इन दोनों फसलों के बीच में, मतलब रबी और खरीफ की फसलों के मध्यवर्ती जो फसल होती है उसे जायद की फसल कहते हैं। जैसे सब्जी होगी, खीरा हो गया, ककड़ी होगी, तरबूज हो गया, ये वाली जो फसलें होती है वो जायद की फसलों में आती है। तो रबी की फसल इसमें पूछी गई है, क्या वो चावल है, क्या वो चना है, क्या मूंगफली है, क्या वो कपास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, क्योंकि चना जो है, चने को जो बोया जाता है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। सरसों, चना हो गया, मटर हो गया, ये हमारे गेहूं हो गया, तो ये सारी की सारी जो है वो रबी की फसल का है। चावल, मूंगफली, कपास ये हैं जो गर्मियों में बोई जाती है, बरसात के टाइम में या हाई टेम्परेचर जिस समय होता है तब इनको बोया जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है ओके वनों के महत्व के कारण, वनों के महत्व के कारण जो है क्या है? तो क्या वो ग्रीन गोल्ड है? क्या ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन आइलैंड है? क्या ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन हाउस है? क्या ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन सिल्वर है? तो ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि वनों के महत्व का कारण जो है वो ग्रीन गोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीन गोल्ड कहलाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, एक नक्षत्र का रंग, मतलब चाहे नक्षत्र के अंदर हमारा क्या है कि आकाशगंगा पूछ रखी हो,
चाहे एक नक्षत्र के अंदर हमारा तारामंडल पूछे हो या एक नक्षत्र में चाहे वो हमारे तारे पूछ रखा हो, तो जो वो एक ज़्यादा रंग दे रहे हैं ना, ज़्यादा चमक रहे हैं, ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं, तो यहाँ पर चाहे वो कलर की अलग बात हम लोग कर लें, तो एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सूर्य से दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी है त्रिज्या पर, रेडिएशन पर, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है घनत्व पर, डेंसिटी पर, क्या ऑप्शन नंबर डी है हमारा, मतलब ये सी था हमारा घनत्व पर, या ऑप्शन नंबर डी है पृष्ठीय ताप पर, उसके सरफेस के टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियसली बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि जितना सरफेस का टेम्परेचर होगा, तापमान ज़्यादा होगा, जैसे किसी ईंधन को ज़्यादा जलाएंगे तो ईंधन को ज़्यादा जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो उसका रंग भी अलग ही दिखाई देगा भाई, वो तो सीधी सी बात है। अगर हम लोग बात करें कि किसी जो पृष्ठीय ताप है वो ज़्यादा हो गया तो उसका कलर थोड़ा अलग हो जाएगा, पृष्ठीय ताप कम हो गया तो धीरे धीरे वो मतलब क्या हो जाएगा, हल्का कलर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। पृथ्वी का अपमार्जक मतलब पृथ्वी को साफ करने में कौन से जीव जंतु भूमिका निभाते हैं अपनी। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जीवाणु, कवक, क्या ऑप्शन नंबर बी है मृदा एवं जल, क्या ऑप्शन नंबर सी है पशु, क्या ऑप्शन नंबर डी है पक्षी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट है। जो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो पृथ्वी पर मरे हुए गले सड़े जो जीव जंतु हो जाते हैं तो उनको खाकर उनके कार्बनिक पदार्थों को उन्हें भौतिक पदार्थों में चेंज कर दे जाते हैं। तो इसीलिए ये अपघटनकर्ता भी कहलाते हैं, जो अपने भोजन को खाकर उनके कार्बनिक पदार्थों को क्या करेंगे, भौतिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। वो जीवाणु और कवक होते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को वो साफ कर देते हैं खाकर उन सारे चीज़ों को, गले सड़ी चीज़ों को। तो इसलिए पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है जीवाणु और कवक को। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए जरा क्वेश्चन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि 30 क्वेश्चन की हमारी हमेशा एक वीडियो रहेगी जो प्राइमरी के अंदर ईवीएस की क्लासेस हम लोग लेकर आएंगे। तो ये जैसे है कि भिंडी में पाया जाता है, देखो भिंडी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती है, यूज़ करते हैं लोग हैं। तो भिंडी के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ें पाई जाती है, तो क्या वो फास्फोरस है, क्या वो विटामिन सी है, क्या ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए, क्या ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सारी चीज़ें होती है फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए भिंडी के अंदर। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर वीडियो में हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। और अगर आप लोग हमारी वीडियोस को देखकर चले जाओगे टेट का पेपर देने, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप 25 से 30 के बीच में नंबर लेकर आओगे अपने। तो इतनी मेरी गारंटी है। तो वालिया सर सहारनपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए तत्पर रहेगा, और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।